बच्चों सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इसमें समास के अंतर्गत हम आज इसके भेद, इसकी परिभाषा जानने का प्रयास करेंगे। आइए, समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद हैं। समास के निम्नलिखित 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि समास। समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा हम देख लेते हैं। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, छोटा कर देना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वह समास कहलाता है। ठीक है, समास के उदाहरण देख लेते हैं। कमल के समान चरण, चरण कमल। रसोई के लिए घर, रसोई घर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। देश का भक्त, देशभक्त। राजा का पुत्र, राजपूत आदि। सामासिक शब्द या समस्त पद, सामासिक शब्द या समस्त पद। समस्त पद कौन सा होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जो शब्द समास के नियमों से बनता है वह सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। अब समस्त पद किसे बोलते हैं, जैसे पूर्व पद एवं उत्तर पद। सामासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं एवं दूसरे पद को या आखिरी वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। इन्हीं दोनों को मिला करके समस्त पद होता है। समास विग्रह, आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि सम, समस्त पद किसे बोलते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद कौन होता है, जो सब पहले पद को पूर्व पद, जो शब्द पहले आया हो वह क्या होता है, पूर्व पद। जो शब्द बाद में आया हो वो क्या है, उत्तर पद। और इन दोनों को मिला करके समस्त पद होते हैं। समास विग्रह, समास विग्रह सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह, समास का विग्रह करना, तोड़ना, विभाजित करना। विग्रह के बाद सामान्य शब्द गायब हो जाता है, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं। समस्त पद के सभी पद, सभी पद मतलब पूर्व पद और उत्तर पद अलग किए जाते हैं, उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। समास के भेद हम देख लेते हैं। समास के 6 भेद हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा, तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद गौण होता है। 2 पद हम बताए थे, उत्तर पद और पूर्व पद, पूर्व पद और उत्तर पद। अब इसमें क्या है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद की प्रधानता होती है मतलब दूसरे पद की प्रधानता होती है। समास कहते हैं बीच की विभक्ति का लोप होता है तत्पुरुष समास में। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को से, के लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का लोप हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तत्पुरुष समास के उदाहरण, मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार। तो देखिए इसमें को का लोप हो गया।
वैसे ही काल को जीतने वाला काल जयी, शाक को खाने वाला शाकाहारी। तत्पुरुष समास के भेद। कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 भेद होते हैं। कारक चिन्ह आप जानते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के प्रकार। कर्म तत्पुरुष समास किसे बोलते हैं? यह समास को चिन्ह के लोप से बनता है, जिसमें को चिन्ह का लोप हो जाए, मतलब को चिन्ह खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाले को क्या बोलते हैं? ग्रंथकार। को क्या हो गया? लोप हो गया। करण तत्पुरुष, यह समास दो कारक चिन्हों से और के द्वारा के लोप होने से, मतलब उसमें से और के का लोप होगा। जैसे वाल्मीकि चरित, वाल्मीकि के द्वारा चरित। ठीक। संप्रदान तत्पुरुष, इस समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप होता है, के लिए लोप हो जाता है। जैसे सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह। ठीक। अपादान तत्पुरुष, इस समास में अपादान कारक के चिन्ह से का लोप हो जाता है, से लोप हो जाता है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष, संबंध से चिन्ह का, के व की का लोप होता है एवं संबंध तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। इन चिन्हों को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे राजसभा, राजा की सभा। अधिकरण तत्पुरुष अंतिम है। इस समास में कारक के चिन्ह में और पर का लोप होता है। जैसे जल समाधि, जल में समाधि। ठीक है। इस प्रकार से तत्पुरुष समास समाप्त होता है। आगे हम देख लेते हैं अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद, एक उत्तर पद था, एक पूर्व पद। पूर्व पद मतलब पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। अब अव्यय, जिन शब्दों पर लिंग कारक काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव न हो, जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आते हैं। इन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। अव्ययी भाव समास के पहले पद में क्या आएंगे? अनु, आ, प्रति तथा पर, भर, हर आदि आते हैं। उदाहरण के लिए आजन्म, जन्म से लेकर, यथामति, मति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब दिन। ठीक है। प्रतिदिन मतलब हर दिन। ठीक। जैसा कि आप ऊपर दिए गए कुछ उदाहरण में देख सकते हैं कि प्रथम पद में आ, यथा, प्रति आदि हैं। यहाँ समास होने पर से, के आदि चिन्हों का लोप हो जाता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, जाने, बिना जाने। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रथम पद में यथा, अन आदि आते हैं, जो कि अव्यय हैं एवं समस्त पद एवं समास होने पर ये चिन्ह का लोप हो रहा है। घर, घर, प्रत्येक घर। ठीक है। निसंदेह, संदेह रहित, प्रत्येक आंखों के सामने, प्रत्यक्ष आंखों के सामने।
जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि प्रथम पद में नी, प्र, बे आदि प्रयोग हो रहे हैं जो अव्यय हैं एवं शब्द के साथ जुड़ने के बाद पूरा शब्द अव्यय हो जाता है, अतः यह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक, इस प्रकार से हम लोग अव्ययी भाव समास को भी पढ़ लिए। आगे देखते हैं। कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय को भी हम लोग देख लेते हैं। कर्मधारय समास की परिभाषा, वह समास जिसका पहला पद विशेषण, ये याद रखिएगा, जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है, दूसरा पद विशेष होता है, अथवा एक पद उपमान एवं दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में के समान है, जो रूपी में से किसी एक शब्द का प्रयोग होता है। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो या के समान आते हैं। उदाहरण, चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र है जैसा मुख। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि दिए गए समास पदों में पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण व विशेष्य या उपमान एवं उपमेय का संबंध है, अतः ये उदाहरण कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। पीतांबर, पीत है जो अंबर, मतलब महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महा है जो देव। ठीक, ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, पूर्व पद उत्तर पद की या तो विशेषता बता रहा है, निश्चित रूप से विशेषता आप देख सकते हैं बता रहा है, ठीक है, या फिर दोनों पदों में उपमेय एवं उपमान का संबंध है। जैसे पीतांबर में आप देख सकते हैं कि वस्त्र के पीले होने की विशेषता बताई जा रही है। लाल मणि में मणि के लाल होने की विशेषता बताई जा रही है, अतः यह उदाहरण कर्मधारय समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक, इस प्रकार से हम लोग कर्मधारय समास को भी पढ़ लिए। आगे देखते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास की परिभाषा हम देख लेते हैं। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, पूर्व पद संख्यावाचक हो, मतलब पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण होता है, तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दोपहर, दो पहरों का समाहार। शाब्दिक, 100 सालों का शब्द समूह, शताब्दी 100 सालों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। इसमें अगर आप देख लीजिए तो संख्या रहेगा, संख्या अगर है तो आप समझ जाइए कि द्विगु समास है। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि सभी शब्दों में पूर्व पद एवं संख्यावाचक विशेषण हैं एवं समस्त पद किसी न किसी समूह या फिर समाहार का बोध करा रहा है। जैसे पदों में पहला पद है दो, जो एक संख्यावाचक विशेषण है, एवं समस्त पद दोपहर, दो पहरों के समाहार का बोध करा रहा है, अतः यह उदाहरण द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिकोण, तिरंगा, त्रिफला। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि सभी शब्दों में पूर्व पद, मतलब पहला पद क्या है, एक संख्यावाचक विशेषण है एवं समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध करा रहे हैं। जैसे चौराहा का पहला वर्ण है चौ,
चौ, जिसका मतलब होता है चार। चार एक संख्यावाचक विशेषण है। चौराहा बने एक समस्त पद चार राहों के समूह का बोध करा रहा है। हम देख सकते हैं कि तिरंगा में पहला वर्ण है ती, जिसका मतलब तीन होता है। यह शब्द एक संख्यावाची विशेषण शब्द है, अतः यह उदाहरण द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक, द्विगु समास भी हम लोग देख लिए। आगे देख लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा: जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो एवं दोनों पदों को मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो जाए। मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक लुप्त हो, जो वाक्य को दो शब्दों को जोड़ते हैं, लुप्त हो जाए, वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण: अन्न जल, अन्न और जल, और से ये दोनों शब्द जोड़े जा रहे हैं। अपना पराया, अपना और पराया। राजा रंग, राजा और रंग। जैसा कि हम जानते हैं द्वंद्व समास दोनों के लिए दोनों पदों का प्रधान होना जरूरी है। इसमें दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होंगे? प्रधान होंगे। एवं समास बनाने पर योजक चिन्ह लुप्त हो जाने चाहिए। अब हम ऊपर दिए गए उदाहरणों को देखते हैं। होने ऊपर दिए गए उदाहरणों में देखा, यहाँ अन्न जल, अपना पराया, राजा रंग जैसे शब्दों से मिलकर अन्न और जल, अपना और पराया एवं राजा और रंग बनाया। इन शब्दों का समास बनाने पर और योजक चिन्ह का लोप हो गया है। ठीक है, अन्न जल इस समस्त पद का समास विग्रह होगा, अन्न और जल। जैसा कि हम देख सकते हैं कि समास होने पर और योजक लुप्त हो रहा है एवं दोनों पद ही क्या हैं? प्रधान है। आप और उदाहरण भी देख सकते हैं। देश विदेश, देश और विदेश। रात दिन, रात और दिन। इसमें और क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाता है, और से दो शब्द जुड़ते हैं। ठीक है, आप इस तरह से आप द्वंद्व समास को समझ सकते हैं कि यह द्वंद्व समास है। और अथवा या एवं आदि शब्द क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। अगर आप विग्रह करेंगे तो इन दोनों से ही दोनों शब्द जोड़े जाएंगे। अगर इस तरह जोड़े जाते हैं तो वह क्या है? द्वंद्व समास है। आगे हम लोग देख लेते हैं द्वंद्व समास के बाद बहुव्रीहि समास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, बहुव्रीहि समास की परिभाषा: जिस समास के समस्त पदों, पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो, दोनों पद प्रधान नहीं होता है, एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की और संकेत करते हैं। मतलब ये दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे का संकेत करते हैं। ठीक है, बताते हैं, तीसरे के बारे में बताते हैं। ठीक है, वह क्या है? बहुव्रीहि समास। जैसे गजानन, गज से आनन वाला। त्रिलोचन, तीन आँखों वाला। दशानन, 10 है आनन जिसके। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी। उदाहरण: गजानन, गजानन गज से आनन वाला। अर्थात कौन है गजानन? गणेश जी को बोला जा रहा है, मतलब तीसरे को बोला गया। गज से आनन, तीसरे को संकेत किया गया। जैसा कि आपने देखा ऊपर दिए गए शब्द में कोई भी पद है, दोनों ही पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि पूर्व पद एवं उत्तर पद मिलकर गणेश की तरह इशारा कर रहे हैं। गणेश का गज के समान आनन होता है। हम यह भी जानते हैं कि जब दोनों पद प्रधान नहीं होते तो एवं बहुव्रीहि समास होता है। अतएव यह उदाहरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। अब देखिए यहाँ चतुर, यहाँ भी 4 आया है, लेकिन आप
यहाँ पे एक तीसरे की तरफ संकेत करता है। ठीक है, अतः यह बहुव्रीहि समास है। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि समस्त पदों में से कोई भी एक पद प्रधान नहीं है एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, बहुव्रीहि समास। त्रिलोचन, तीन आंखों वाला अर्थात शिव। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। अतः यह उदाहरण भी बहुव्रीहि अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से बच्चों हम लोग समाज को अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास किए हैं। आप लोग निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। इसको आप लोग पढ़िए, समझिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।